पिछले एपिसोड में लिटिल मंकी ने ट्रेजर वाले लिक्विड को पी लिया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम फिशमैन के ग्रुप को देखते हैं, जो कि सिया और उसके सभी साथियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वे सभी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे अपने अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनका सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वे यहाँ पर बहुत ही बड़े नंबर में आए हुए थे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर सोंग इतने आसानी से हार मारने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको यहाँ से वो लाइट एनर्जी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वे सभी अब वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर अटैक करना बंद कर देते हैं और अब इस तरह से वे सभी यहाँ से चले गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर सोंग को इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और इसीलिए वो भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार वे कहाँ से हैं। तभी सिया मिस यान से पूछने लगता है कि क्या तुमने इसे कभी देखा है, लेकिन असल में मिस यान ने भी इनको पहले कभी नहीं देखा था और इसीलिए वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल मंकी अभी भी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ की स्पिरिचुअल पावर इसके पास में आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ देर के बाद वो यहाँ पर होश में आ गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि येलो बर्ड लिटिल मंकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ देखते ही सिया फान ने उसे बिल्कुल सही समय पर बचा लिया था और इसीलिए येलो बर्ड लिटिल मंकी का कुछ नहीं कर पाई होती। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो येलो बर्ड इतने आसानी से हार मारने वाला नहीं होता और वो फिर से लिटिल मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे जाने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नेक यहाँ से चला जाता है, जिससे देखते ही जिंगू कहने लगता है कि ब्लैक वाटर स्नेक तो अब यहाँ से चला गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके ट्रेजर को ले लिया गया है, जिसकी वजह से वो येलो बर्ड के साथ में फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड बहुत ही खतरनाक तरीके से सिया फान का पीछा करने लगा था और इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिया फान ने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था और इस तरह से वो लिटिल मंकी को इसके अटैक से कुछ भी नहीं होने देता। मगर तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इतना आसानी से हार मारने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने और ज्यादा पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिया फान की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो भी समझ जाता है कि येलो बर्ड इतने आसानी से गिव अप नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सिया फान भी इतने आसानी से उसके सामने हार मारने के लिए रेडी नहीं होता और वो अभी भी उसका सामना करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी सिया फान से अलग हो गया था और अब इसीलिए वो यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तब इसे देखते ही जेंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि येलो बर्ड अब लिटिल मंकी को अपने चोंच के अंदर कैद करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिया फान इसके ऊपर अटैक करके लिटिल मंकी को बचा लेता है और फिर वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगा था। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि येलो बर्ड इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिया फान लिटिल मंकी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से बचकर भागने लगता है, ताकि वो येलो बर्ड लिटिल मंकी का कुछ नहीं कर सके। मगर तभी इस बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी फिर से सिया फान से अलग हो गया था और इसीलिए येलो बर्ड फिर से इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंग ने बिल्कुल सही समय पर आकर उसे बचा लिया था और इसीलिए येलो बर्ड इस बार भी लिटिल मंकी का कुछ नहीं कर पाता। तभी सिया फान देखता है कि येलो बर्ड अभी भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करने लगा था और अब इस तरह से वो येलो बर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि येलो बर्ड के सामने इसकी पावर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाती और इसीलिए वह फिर से खुद को आजाद कराते हुए जेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग बिल्कुल सही समय पर उसके सामने आ गए थे और इस तरह से उन्होंने येलो बर्ड को रोक दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो अकेले इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते थे, इसीलिए लू भी अब इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आ गई थी और फिर वो तुरंत अपने शॉर्ट पावर का यूज करके येलो बर्ड के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इनके ऊपर भारी पड़ रहा था और वे दोनों एक साथ मिलकर भी इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जेंग लिटिल मंकी को सिया फान के हाथों में वापस से दे देता है और फिर वो इसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू और सीनियर फासियांग अभी भी येलो बर्ड को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जिंगू भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो भी अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके येलो बर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इतने आसानी से हार मारने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए अब जिंग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे चारों एक साथ मिलकर अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है और अब इसीलिए वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे लिटिल मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, इसीलिए सिया फान लिटिल मंकी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है और इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे येलो बर्ड के अटैक से बचाने लगा था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, इसीलिए अब इसके पावर के सामने येलो बर्ड कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाले घोस्ट किंग के दोनों लोग हैं, जो कि तुरंत ही
ही अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगे थे और उस तरह से इन्होंने इसमें येलो बर्ड को कैद कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि येलो बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वे दोनों फिर से अपने फॉर्मेशन के पावर को बढ़ाने लगते हैं ताकि इस तरह से वे इसमें येलो बर्ड को आसानी से कैद कर सके। तभी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को देख सियाओ फान इस बात से हैरान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो ड्रैगन ट्रैप टावर फॉर्मेशन है। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगे थे, जिसका वजह से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे पिलर बाहर आ गए थे और फिर इसके अंदर से निकलने वाले चेन येलो बर्ड को बहुत ही बुरे तरीके से कैद कर लेते हैं। अब इसके वजह से सभी को लग रहा था कि येलो बर्ड इसमें कैद हो गया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनके सारे चेन को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे दोनों इस बात से काफी परेशान हो गए थे और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही अपने ड्रैगन टेमर वेसल का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे देख सीनियर फासियांग इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो बाकी लोगों से भी यहाँ पर केयरफुल हो जाने के लिए कहता है। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि येलो बर्ड यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ड्रैगन टेमर वेसल अब इसे अपने अंदर कैद कर रहा होता है। तभी घोस्ट किंग को देख सियाओ फान कहता है कि आप भी यहाँ पर आ गए। तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड ड्रैगन टेमर वेसल में कैद हो गया था और इसीलिए घोस्ट किंग के दोनों लोग फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घोस्ट किंग को यहाँ पर देख जिंगो और उसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और अब इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान घोस्ट किंग के पास आता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसके साथ किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तभी घोस्ट किंग उसे रोकते हुए कहता है कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले तुम ये बताओ कि हमें इन 4 लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सियाओ फान थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम मुआन और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ पर की गाओ अभी भी उनको फॉलो कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वे रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर मुआन गाओ से भी रेस्ट कर लेने के लिए कहने लगती है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गाओ भी मुआन के बगल में आकर बैठ गया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो किसी बात से परेशान होता है। तभी ग्रैंडपा उससे पूछने लगता है कि तुम अभी भी हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गाओ थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर वो कहता है मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा हूँ। तब इसे इस तरह से परेशान देख मुआन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तब इस पर गाओ उदास होते हुए इनको अपने लाइफ के बारे में बताने लगता है क्योंकि अगली होने के वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने किसी तरह से वहाँ पर सर्वाइव किया और फिर वो आगे कहता है कि मुझे जंगली डॉग के झुंड ने पाला पोसा है, लेकिन फिर बाद में ब्लड रिफाइनिंग हॉल के एक सीनियर ने मुझे अपने सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया और तब से ब्लड रिफाइनिंग हॉल ही मेरा घर है। तब इसके बारे में सुनकर ग्रैंडपा कहता है तो फिर तुम अपने सेक्टर में वापस क्यों नहीं चले जाते। जिसके बाद गाओ इनको बताता है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अब इसके बारे में सुनते ही वे दोनों भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। इसके बाद गाओ इनको बताता है कि गुली यानी कि सियाओ फान इसका लीडर है। तब इसके बारे में सुनते ही मुआन उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसा है तो तुम अभी भी उसे फॉलो क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाओ अब उसे इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घोस्ट किंग के बातों की वजह से सियाओ फान अभी भी कंफ्यूज था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनके साथ में क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग भी अब इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है क्योंकि अगर इन्होंने उनके साथ में फाइट करने का भी कोशिश किया तो वे इनके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अब इसीलिए जेंग भी परेशान होते हुए खुद से पूछने लगता है कि सियाओ फान अब इसके बारे में क्या करेगा। तभी कुछ और देर सोचने के बाद सियाओ फान घोस्ट किंग से कहता है कि अब तो आप ही यहाँ पर आ ही गए हैं, इसीलिए आपको इनके साथ में जो भी करना है आप कर सकते हैं। तब इसके बाद सुनते ही घोस्ट किंग हंसने लगता है और फिर वो सियाओ फान से कहता है मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ के सारे डिसीजन तुम्हारे हाथ में होंगे, इसलिए तुम यहाँ पर जो भी चाहो कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू इन सभी के ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर इनसे कहता है अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो चलो हम फाइट कर लेते हैं। तब इसके बारे में सुनकर घोस्ट किंग के दोनों लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि घोस्ट किंग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और फिर वो जिंगू के बारे में बात करते हुए सियाओ फान से कहता है कि यह तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है और अब इसीलिए तुम जल्दी से बताओ कि हमें इनके साथ में क्या करना चाहिए। लेकिन इस पर सियाओ फान कहता है कि यहाँ पर जो बड़ा इशू था वह सॉल्व हो गया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के लिए येलो बर्ड को कंट्रोल करना सबसे जरूरी चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि घोस्ट किंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसके लिए उसका आदमी कहने लगता है कि सियाओ फान जो कह रहा है वो पूरी तरह से सही है क्योंकि 1000 पॉइजन सेक्ट और हेवन सेक्ट अभी भी नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसके बारे में और ज्यादा देरी किया तब इस तरह से यहाँ पर शायद कोई चेंज हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर घोस्ट किंग भी अब इसके लिए मान गया होता है और फिर वो सियाओ फान से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं यह मैटर तुम्हारे हाथ में देता हूँ। तब इस पर सियाओ फान भी उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों अब यहाँ से चले गए थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ फान यहाँ रुका हुआ था। जिसके बाद सीनियर फासियांग उसे सियाओ फान के नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सुनते ही सियाओ फान कहता है कि मेरा नाम गुइली है। तभी हम देखते हैं कि जिंगू भी सियाओ फान से बात करने की कोशिश करता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस तरह से होना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से इविल बनने की जरूरत
जरूरत नहीं है, और अगर तुम वापस लौटना चाहते हो तो मैं मास्टर डाउसवान से इसके बारे में बात कर सकता हूँ और वो जरूरी तुम्हें चिंगुन सेक्ट में वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस पर सियाओ फान कहने लगता है कि मैं वहाँ पर वापस क्यों जाऊँ, क्योंकि हेवन और अर्थ तो पूरी तरह से अनफेयर है और वे हर एक चीज को डॉग के जैसे ट्रीट करते हैं। फिर वो कहने लगता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा लाइफ जी लिया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब ऐसी बात सुनकर जिंगू फिर से उसके साथ में बात करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि अब वो अंधकार के गहराई में डूब गया है और इसीलिए इसके बारे में कुछ भी करने से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके बाद सीनियर फासियांग सियाओ फान से कहने लगता है कि यहाँ पर हमारा मिलना किस्मत था, लेकिन अब तो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से फिर से अलग हो जाना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ फान भी तुरंत यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंग उसे यहाँ पर रुकने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सियाओ फान से कहता है चाहे तुम कुछ भी सोचो मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें अपने फ्रेंड के जैसा मानता हूँ। और फिर वो सियाओ फान से कहता है कि क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे इस लिटिल मंकी को गले से लगाने दोगे। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ फान तुरंत इसके लिए मान गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग लिटिल मंकी से बड़े प्यार के साथ में बात करने की कोशिश करता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे पहचानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल मंकी अभी भी थका हुआ था, इसीलिए सियाओ फान जेंग से कहता है कि जब हम फिर से किसी दिन मिलेंगे तब तुम इससे बात कर लेना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जेंग बड़े प्यार से लिटिल मंकी के साथ में बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसका वजह से सियाओ फान भी इसके बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन फिर वो जेंग से कहने लगता है कि अगर किसी दिन गुड और एविल के बीच में फाइट हुई तब उस कंडीशन में हमारे रास्ते पूरी तरह से अलग होंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मुझे मार देना, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे दिल में बिल्कुल एक फ्रेंड के जैसे रहोगे। तभी हम देखते हैं कि जेंग इसकी बात सुनकर इसे टच करने के लिए जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसने अपने आप को रोक लिया था और फिर वो इसे कोई डायरी देते हुए कहता है कि आज हम 10 साल के बाद मिले हैं और इसीलिए मैं अपने तरफ से तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। लेकिन तभी इस डायरी को देखते ही सियाओ फान हैरानी के साथ में तुरंत इसे बंद कर देता है, जिसके बाद जेंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम हम दोनों के रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते तो फिर तुम इसके बारे में ज्यादा जोर से बात ना करना। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग और बाकी लोग इनको देख रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग वापस से इनके पास में आ जाता है, जहाँ पर इसे इतना खुश देख सीनियर फासियांग उससे पूछने लगते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो। लेकिन इस पर जेंग केवल इतना कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता और फिर हम देखते हैं कि वो जिंगू को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग लू से भी यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू लगातार सियाओ फान की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन वहीं उधर सियाओ फान इसके तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि लू इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर इसके बाद वो यहाँ से चली गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू से अलग होकर सियाओ फान भी उदास होता है और फिर वो हेवनली फ्रेग्रेंस नोट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया था और फिर वो भी लिटिल मंकी को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।